स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। IRFC की बात करें तो शीर्ष रेलवे स्टॉक IRFC यानी कि 36,518 करोड़ रुपए के बैक टू बैक सौदे पर हस्ताक्षर खरीदे। तो काफी बड़ी अपडेट्स IRFC पर आती हमें नजर आ रही हैं। रेलवे के सबसे बड़े शेयर भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड 30 सितंबर को भी चर्चा का विषय रहेंगे, क्योंकि NBFC ने कई परियोजनाएं कंपनियों को वित्त पोषित करने के लगभग 36,518 करोड़ रुपए के लगातार सौदे किए हैं। यह सौदे 26 से 29 सितंबर के बीच हुए हैं। IRFC वर्तमान में 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ चौथी सबसे बड़ी NBFC कंपनी है। नवीनतम सौदे की बात करें तो जिसकी घोषणा 29 सितंबर को देखने के मिली। फाइलिंग के अनुसार नियमित IRFC ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पंचकुला स्थित में कॉर्पोरेट मुख्यालय में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यानी कि यमुनानगर में आगामी 800 मेगावाट जो कि तीसरी इकाई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए 5929 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषित के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एक बड़ा समझौता 5,929 करोड़ रुपए का होता नजर आया। और तो पर IRFC ने महाराष्ट्र 29 सितंबर को भी राज्य विद्युत उत्पाद कंपनी लिमिटेड महाजैनको के साथ अवधि ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो कि 10,560 करोड़ रुपए का वित्त पोषित करेगा। तो पहले वाले प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में काफी बड़ी अमाउंट बताई जा रही है। वहीं पर आगे के लिए पॉइंट को समझें तो इस समझौते पर अगर 27 सितंबर की बात करें तो वहां पर भी हस्ताक्षर हुए, जहां पर महारत्ना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है रातू विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड, उसमें कंपनी ने 388 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करने की बात कही। यहाँ पर भी एक हस्ताक्षर होते नजर आए, कोयला ब्लॉक के विकास के लिए दिया जाए। और अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो 12,640 करोड़ जो कि 26 सितंबर को सप्ताह के दौरान IRFC ने छत्तीसगढ़ सरकार की जो पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पाद कंपनी लिमिटेड को HTPS कोबा पश्चिम में अपनी आगामी 2.660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए 12,640 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया। तो IRFC में काफी अच्छा स्टेटमेंट, काफी अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बैक टू बैक बड़े सौदे, बड़ी स्टेटमेंट 3-4 दिनों के अंदर ही होती नजर आई। वहीं पर भारत सरकार के पुनर्द्वार कार्यक्रम के तहत आलशेर फर्टिलाइजर लिमिटेड TFL को 4,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की। ऋण अन्य ऋणदाताओं के मिलकर स्वीकृत ऋण पैकेज के हिस्से के रूप में इस परियोजना के लिए दिया जाएगा, जिसका कुल ऋण घटक 12,250 करोड़ रुपए। अब देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब ये अमाउंट यहाँ पर क्लियर की जाएगी या फिर किस किस्तों में या फिर इंस्टॉलमेंट में या फिर फुल पेमेंट प्रोसेस दिया जाएगा। अभी तो हस्ताक्षर हमें देखने के लिए मिले हैं, दिया जाएगा, दिया गया है, इन दोनों चीजों में काफी ज्यादा फर्क है। अब ये पॉइंट ये है कि जब तक ये अमाउंट इन तक पहुंचती है उसके बाद से पर मंथ जो है कंपनी को एक अच्छा मतलब ब्याज इंटरेस्ट आना शुरू हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अब ये कहना मुश्किल है कि अगले क्वार्टर में इसका क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तब तक कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक ये अमाउंट क्लियरली यहाँ पर पेमेंट पूरी तरह दी नहीं जा रही। तो ये पूरी तरह पेमेंट दी जाने के बाद अगर पूरी तरह पेमेंट अभी ही दी गई है तो नो डाउट आगे आपको अगले रिजल्ट्स में ही काफी अच्छा इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और बैक टू बैक नो डाउट क्वार्टर 3 की बात करें तो इस चीज का इंपैक्ट हमें इस क्वार्टर को छोड़ के उसके अगले क्वार्टर में देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि तब सीधा 3 महीनों का काउंट होगा। और फिर समझे 26 सितंबर से 29 सितंबर तक IRFC ने 36,517 करोड़ रुपए के ऋण सौदों को मंजूरी दी या फिर उन पर हस्ताक्षर किए। अगर IRFC को थोड़ा सा डीप समझे तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के साथ भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC NDSI और वित्त कंपनी भी NBFC IFC के रूप में भी पंजीकृत है। यानी कि 30 से अधिक वर्षों के अपने अस्तित्व में IRFC ने भारतीय रेलवे और संबंधित संस्थाओं के वार्षिक योजना के लिए महत्वपूर्ण हिस्से का वित्त पोषण करके
उनके विस्तार में, उनके ग्रो होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बात कर लें एनालिसिस द्वारा, जो कि शेर खान एसेट मिराए ईटी नाउ संदेश से बात करते नजर आ रहे हैं, जो कि सोमिल मेहता ने कहा है कि आईआरएफसी के शेयरों में अभी भी गिरावट का रुख है और बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि आईआरएफसी में गिरावट का रुख अभी जारी रह सकता है। आईआरएफसी में अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 117 रुपए पर है और इनके द्वारा यह भी कहना है यदि 117 रुपए पर सस्टेन नहीं रहता, विफल रहता है, तो दैट मीन 112 तक के लेवल भी भविष्य में, निकट भविष्य में बिकवाली के दबाव से जारी रह सकते हैं। तो 112 तक भी स्टॉक जो है गिरता नजर आ। अब ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट या स्टॉक ही डिसाइड करेगा, पर इनका जो नजरिया है वो फिलहाल गिरावट के रुख का ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। साथ में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की बात कर लें तो यह उल्लेख किए जाने के बाद की पूर्वोत्तर यहाँ पर लास्ट वीक हमें देखने के लिए मिला 777 यानी कि 70,000 करोड़ की परियोजनाएं का कार्यान्वयन की जा रही है और रेल घटकों के बीच ऑर्डर देने की गतिविधि भी बढ़ गई। बात करें लास्ट वीक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिजोरम और बैराबी सरांग रेलवे लाइन और मणिपुर में भी 8500 करोड़ के अधिक परियोजना का भी उद्घाटन किया। तो बैक टू बैक रेलवे पर फिर से फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर एक अच्छा निवेश दिया जा रहा है और जैसे जैसे कंपनियों पर निवेश बढ़ेगा लंबे समय के लिए अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता। आईआरएफसी शेयर पर दिवाली से पहले विश्लेषकों की पसंद लक्ष्य की जांच। ईटी नाउ पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पर आईआरएफसी के लिए ईटी नाउ स्वदेश के एनालिसिस और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल पलार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि आईआरएफसी शेयर खरीदने की सिफारिश की है। आईआरएफसी उन्होंने कहा है कि लगातार 2 ऑर्डर मिलने के बाद रेलवे के शेयरों में तेजी देखी जा रही है और सभी रेलवे शेयर मौजूदा बाजार की तेजी में शामिल है, लेकिन आईआरएफसी में अभी कोई खास बदलाव नहीं आया। विशेषज्ञों का कहना है कि आईआरएफसी पर उनका नजरिया पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इसमें तेजी आने की उम्मीद भी है। बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि रेलवे के शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी जा रही है। कई कंपनियों को नए ऑर्डर भी मिले हैं और आईआरएफसी के शेयरों ने अभी तक इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया है। बाजार विशेषज्ञों ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आगामी कारोबार सत्रों में आईआरएफसी के शेयरों में अच्छी तेजी आएगी। आईआरएफसी के लिए मेरी सलाह है कि मौजूदा स्तर पर इसे खरीदें। कुणाल परार ने कहा है कि आईआरएफसी के शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला टारगेट की बात करें तो 136 रुपए की बात यहाँ पर कही जा रही है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि आईआरएफसी के शेयर 136 रुपए से ऊपर पहुंचने पर जो दूसरा टारगेट उनके द्वारा बताया जा रहा है वो 144 का बताया जा रहा है। इसी के साथ स्टॉप लॉस जो है 123 के करीब बताया जा रहा है। यह विश्लेषकों ने आईआरएफसी की यह सलाह दिवाली से ठीक पहले आई है, जो कि 18 सितंबर की बात करें तो करीब आईआरएफसी के शेयर 130 रुपए पर निशान में कारोबार कर रहे थे। आईआरएफसी पर अगर पिछले एक साल की बात कर ली जाए तो नो डाउट आईआरएफसी के शेयर धारकों को, निवेशकों को निराश किया है। 19% की गिरावट देखने को मिली है। 2025 में अब तक के रेलवे के शेयरों में 13% की गिरावट आ चुकी। लेकिन यहाँ पर समझें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर टेक्निकल वाइज समझ लें, देखिए ये जो टारगेट्स कुणाल परार द्वारा दिए जा रहे हैं ये आएंगे या नहीं आएंगे तो बाद की बात है। यहाँ पर इनका नजरिया पॉजिटिव है, वो एक अलग बात। म्यूचुअल फंड का भी चौंकाने वाला डाटा अपडेट हुआ। अगस्त मंथ का डाटा यहाँ पर अपडेट होता नजर आया, जहां पर काफी सारे म्यूचुअल फंड ने बाय किया और 7 म्यूचुअल फंड ने सेल किया। काफी बड़ा स्टॉक चेंज में आता नजर आया है। अगर बात करें तो 11,67,000 स्टॉक्स की करीब बाइंग आती अगस्त में नजर आई है म्यूचुअल फंड द्वारा, जबकि यहाँ पर अप्रैल, मई, जून में तीनों महीनों में कंटिन्यूसली बाइंग की गई थी। एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखें तो अगस्त में फिर से आईआरएफसी में बाइंग आती म्यूचुअल फंड्स द्वारा नजर आ रही है। हाईएस्ट बायर्स की बात करें तो आईएसआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने 7,09,000 स्टॉक्स यहां पर बाय किए हैं। एडवाइजर्स आर्बिट्रेज फंड रेगुलर ग्रोथ की बात करूं तो ये हाईएस्ट सेलर रहे हैं। अगस्त मंथ का जो डाटा अपडेट हुआ है 4 लाख स्टॉक्स करीब यहां पर बेचे गए। टॉप बायर्स की बात करें तो ग्रो निफ्टी इंडिया ने भी काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर 1,73,000 स्टॉक्स की है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 ने भी, और काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पर जो हैं स्टॉक्स म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में बाइंग आती नजर आई है। नो डाउट बिकवाली की बात करें तो यहाँ पर 2 ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पर लाख से ऊपर या लाख के करीब क्वांटिटी सेल करी है। उसके बाद तो सारे बहुत कम सेलिंग आई है, यानी कि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट में बढ़ता नजर आया। नो डाउट लंबे समय के लिए रेलवे स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन अगर 100 रुपए में निवेश करने हैं तो 5-5 रुपए करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करते रहे, लंबे समय में एक अच्छी एवरेज पर स्टॉक बनता नजर आएगा, तो लंबे समय में अच्छे रिटर्न भी बन। आपका क्या विचार है, आप भी कमेंट में जरूर बता सकते। तेजी लौटेगी या डूबेगा निवेशकों का पैसा, क्या 5 से 10 साल के लिए स्टॉक खरीदना चाहिए? आईआरएफसी पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर दलाल सटीर के सबसे चर्चित पीएसयू शेयरों में से एक है। जनवरी 2021 की बात की जाए तो आईपीओ लिस्टिंग के बाद आईआरएफसी के शेयरों ने ऐसा शानदार रिटर्न दिया कि निवेशक इसके फैन हो गए। लेकिन रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी आईआरएफसी ने आईपीओ के माध्यम से 26 रुपए में शेयर जारी किए थे।
तभी शेयर ने उच्चतम स्तर से 800% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया। 15 जुलाई 2024 229.5 रुपए का ऑल टाइम हाई लेवल हासिल किया, लेकिन उसके बाद मामला पटरी से उतरता हुआ नजर आया। IRFC एक नवरत्न PSU है जो रेलवे के साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करती है। कंपनी में भारत सरकार की बहुमत की हिस्सेदारी है, जबकि रेल मंत्रालय के पास प्रशासनिक नियंत्रण भी। BSE आंकड़ों के अनुसार IRFC के शेयरों का भाव एक साल में करीब 30% टूटा है। 2025 में स्टॉक लगातार गिरावट पर ट्रेड करते हुए लगभग 30% टूटा और पिछले 2 से 3 वर्षों में IRFC के शेयरों निवेशकों को 161 और 500% के मल्टी बैगर रिटर्न भी दी। IRFC ने जून 2025 तिमाही में कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही के रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ प्रॉफिट जो है बढ़िया दर्ज होता नजर आया। अगर एक साल पहले की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर इसी तिमाही में जो है 2% अधिक होता नजर आया और पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में दोहरे अंकों की वृद्धि के बावजूद IRFC के शेयर पटरी से उतरते नजर आए। नतीजों के बाद शेयर में 3% की गिरावट आई, जिससे गिरावट का एक व्यापक रुझान बना हुआ है और 30% यानी कि पिछले एक साल में और 52 वीक उच्चतम स्तर से लगभग 50% की गिरावट आ चुकी है और तकनीकी चार्ट भी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। शेयर अपने 50 और 200 दिन के सरल मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। आंकड़ों से साफ पता लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे स्टॉक में अब उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा। हाल ही के दिनों में ये स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। निवेशकों को मोटा पैसा बनाकर देने वाले शेयर में आगे कितनी गुंजाइश है कि अभी भी इस शेयर में पैसे बनाने के मौके हैं या फिर 5-10 साल का नजरिया रखना समझदारी हो। IRFC के स्टॉक को लेकर अपनी राय देते हुए नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट सचिन का मानना है कि अगर निवेशक लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशन होल्ड ही रखनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी को डिकॉर्ड करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में लोअर साइड में एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हाल ही में स्टॉक ने 124.22 के लेवल को ब्रेक करते हुए करीब 143 तक गया और बीच बीच में इसमें रुकावट भी आई, लेकिन जिस तरीके से लोअर साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, स्टॉक ने 135 की बांधा तोड़ी, ये नोट करने वाली बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद वापसी करते स्टॉक अपनी मोमेंटम और स्ट्रेंथ बरकरार रखेगा और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 से 55 टारगेट हो सकते हैं। अप साइड में अगर IRFC का शेयर 155 के ऊपर टिकता है तो मुमकिन है 165 से 70 की रेंज में भी ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबे अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस में बने रहें, ऐसा यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। दिग्गज मार्केट गुरु गुरंग शाह ने भी रेलवे स्टॉक पर अपना नजरिया पॉजिटिव बताते हुए कुछ सालों पहले जब IPO आया था, निवेश को लंबी अवधि में निवेश की राय दी गई थी। रेल से जुड़ी कंपनी, फिर वो चाहे सरकारी कंपनी हो, निजी क्षेत्र की हो, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है भारतीय रेल का आने वाले कई सालों में इन सब कंपनियों को नाफे में अच्छा खासा मुनाफा देखने की गुंजाइश बन रही है। देखिए, ये तो था इनका व्यू जो कि एनालिसिस है। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट ही डिसाइड करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिल्ली वाराणसी, अगर रेलवे के रिलेटेड कुछ अपडेट की बात करें तो देखिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बड़ा अपडेट आता नजर आ रहा है। 60 गांवों से होकर गुजरेगी ट्रेन। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बुधवार को संसद में बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर पर तेजी से काम चल रहा है। 406 किलोमीटर में नींव का काम पूरा हो चुका है और 127 किलोमीटर लंबे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। लोकसभा में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे अहम काम जो पूरे हो चुके हैं उनमें से 395 किलोमीटर में खंबे और 300 किलोमीटर से ज्यादा के गर्डर कास्टिंग और गर्डर लॉन्चिंग शामिल है और इंजनों को बिजली देने के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है और 78,839 करोड़ रुपए 30 जून तक इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च किए जा चुके हैं और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से भी यहाँ पर रोजगार भी मिलता नजर आया है और काफी जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1399.5 हेक्टेयर की पूरी भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। तो IRFC, NHPC, NBCC काफी सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर बताया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने खरीदारी के लिए कुछ शेयरों की यहाँ पर सिफारिश की है और कह रहे हैं माला माल कर देंगे ये शेयर। तो अगर आप शेयर बाजार में नई खरीदारी के लिए कुछ स्टॉक्स की तलाश में हैं तो आप ET नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए कुछ शेयरों पर नजर डाल सकते। ET नाउ स्वदेश के मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा और गुरंग शाह ने निवेशकों के लिए कुछ शेयरों की सिफारिश की है और इन शेयरों और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट का नजरिया क्या है, कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से यहाँ पर तगड़ी कमाई का मौका मिल सके। तो हमें बात करनी IRFC के बारे में। IRFC पर इनका क्या व्यू है वो समझेंगे। शाह ने ये कहा है कि IRFC एक मजबूत रेलवे कंपनी है, वो तो बनी बात है, लेकिन इसमें सभी रेलवे कंपनियां चाहे वह कुछ सरकारी हो या प्राइवेट है लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन एक पॉइंट साथ में इन्होंने ये भी दिया है, सरकार भारतीय रेलवे में बदलाव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ में वर्षों तक जारी रहेगी। तो अगर गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर बना रहे, सेवाएं जो हैं, बदलाव जो हैं देखने के लिए मिलते रहेंगे
तो नो डाउट आने वाले समय में बिल्कुल कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी रेलवे कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये ऑर्डर पूरे होंगे तब इनकम और प्रॉफिट में वृद्धि होगी। दैट मीन कंपनी के रिजल्ट्स पर भी प्रॉपर नजर रखनी होगी। कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कंपनियों के ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या फिर कंपनियां वृद्धि नहीं कर पा। तो इस तरह से इनका व्यू है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि IRFC इन फ्यूचर आपको कहां देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा होगा या नहीं। खैर ये तो मार्केट के सेंटीमेंट ही डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल एक व्यू की बात करें जो उन्हें लगता है तो वो यहाँ पर एक अच्छा है इन फ्यूचर, और विद रीजन भी उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन अब ये माला माल करेंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और समझने वाला है, 3 साल में 500% रिटर्न देने वाली सरकारी कंपनी ने शुरू की नई सुविधा, एक्सचेंज को दी जानकारी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड BRBCL के लिए 1125 करोड़ रुपए तक की रीफाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत की। BRBCL NTPC लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय का एक ज्वाइंट वेंचर है। इस लोन एग्रीमेंट पर BRBCL के नबी नगर कार्यालय में IRFC के जो CGM यानी कि सुनील गोयल और BRBCL के CEO दीपक रंजन देहरी ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में यह हस्ताक्षर की। तो एक बड़ा कोलैब होता, ज्वाइंट वेंचर होता नजर आ रहा है। IRFC की ओर से दी गई है रीच फाइनेंसिंग मदद BRBCL की वित्तीय लागत को कम करने में मदद करेगी। उससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भारतीय रेलवे को भी उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की लागत भी घटेगी। इससे दोनों पक्षों के लिए ही प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति बनेगी, लाभकारी स्थिति बनेगी और BRBCL की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। रेलवे मंत्रालय को एक इक्विटी होल्डर और आखिरी गाह के रूप में भी सीधा लाभ मिलेगा। IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि IRFC रेलवे इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इनोवेटिव और कंपेटिटिव कारोबार सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए कमिटेड है। BRBCL के रीफाइनेंस से यह स्पष्ट होता है कि IRFC भारतीय रेलवे को विश्वसनीय कारोबार सपोर्ट प्रदान करना जारी देखा जाए तो ये काफी अच्छी अपडेट है। और IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक या कि IRFC के CEO यानी कि दुबे जी की बात करें तो वो यहाँ पर काफी फोकस कर रहे हैं आगे की रणनीतियों। अगर इन फ्यूचर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं तो नो डाउट हमें एक अच्छा सिनेरियो रेलवे शेयर्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए IRFC अब रेलवे इकोसिस्टम के अलग अलग स्थानों को सपोर्ट दे रहा है। लॉन्ग टर्म ऑर्डिनेशन, इनपुट इफेक्टिविटी और क्षेत्रीय कारोबार स्थिरता को भी सुनिश्चित हो सके। और इंडिया रेलवे फाइनेंस लिमिटेड हमें यहाँ पर साल 2025 में अब तक यह 16% नीचे आ चुके हैं। और इस तरह की राय जताते हुए वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के निदेशक अनुज गुप्ता ने भी कहा है कि IRFC का समग्र रुझान कमजोर दिख रहा है, शेयर में गिरावट देखी जा रही है। गुप्ता ने कहा कि अगर शेयर 130 के स्तर से ऊपर टिक पाता है तो 138 तक के नए लक्ष्य देखे जा सकते हैं और नई खरीदारी की जा सकती है और उससे अगला टारगेट 145 देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। IRFC के तकनीकी संशोधन विशेषज्ञ ध्रुमिल बटलानी द्वारा सुझाए गए 130 रुपए के पिछले स्टॉप लॉस को तोड़ दिया है, जिन्होंने निवेशकों को नए लॉन्ग पोजीशन से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा देखिए इनको ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इनका व्यू है। मार्केट में क्या होगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। IRFC ने सूरत में भारत के पहले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC ने 19 अगस्त को कहा कि उन्होंने सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड यानी कि SITCO के साथ 199.70 करोड़ के नई सावधि ऋण के लिए समझौतों को मंजूरी दी और उन्हें क्रियान्वित किया, यानी कि करीब करीब 200 करोड़ का ऋण हुआ। और यह ऋण भारत में अपनी तरह के पहले सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के विकास में सहयोग करेगा। इस धनराशि से सूरत MTH में विकास में मदद मिलेगी। गुजरात के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक में परिवहन के कई साधनों को एकीकृत करने और यात्रियों की कनेक्टिविटी में भी सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। ऋण समझौते पर SITCO के नई दिल्ली कार्यालय, SITO के निदेशक मोहित कुमार और SITCO की कंपनी सचिव निर्मता मखारिया और IRFC के वित्त महाप्रबंधक आशीष सैनी ने हस्ताक्षर। तो ये एक बड़ी अपडेट हमें IRFC में आती नजर आई है, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। 200 करोड़ का ऋण यहाँ पर मंजूर किया गया है और तो और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने शेयर किए जो यहाँ पर बताए गए। तो IRFC शेयर मूल्य यानी कि नवरत्न रेलवे स्टॉक का व्यापार कैसे करें, तो यहाँ पर काफी सारी अपडेट्स दी जा रही हैं। समझेंगे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा दीर्घावधि जारी करता रेटिंग में संशोधन के बाद नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRFC चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी ने IRFC ने आउटलुक को भी BB स्थिर से भी यानी कि पॉजिटिव कर दिया है। IRFC शेयरों में कुछ हलचल भी देखने के मिली, जहां पर 2% की तेजी आई।
इंट्राडे हाई पर पहुंचता नजर आया। लगभग समझा जाए तो 2 बजे के आसपास आयुर्वेदिक शेयर में 0.39% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए और उसी समय रेलवे कंपनी के 87.5 लाख शेयरों का लेन देन भी हुआ। वर्तमान जो सभी प्रमुख मूविंग एवरेजेस हैं उससे फिलहाल स्टॉक नीचे ही कारोबार करता नजर आ। ईटी नाउ स्वदेश से बात करते एंजल वन के इक्विटी तकनीकी विशेषज्ञ राजेश भोसले ने कहा है कि आईआरएफसी के शेयरों में जून में सुस्ती का रुख, सबसे जून से ही सुस्ती का रुख है, सबसे ज्यादा तेजी शेयर बाजार में दिख रही है। रेलवे स्टॉक उन्होंने कहा अभी के लिए मई महीने में हमने आईआरएफसी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी थी, लेकिन शेयर फिर से मई के निचले स्तर को छू रहा है। आईआरएफसी के शेयरों के लिए इनकी जो सलाह है वो 115 रुपए पर स्टॉप लॉस की बात कही है इनके द्वारा, और किसी भी रिकवरी या उछाल की स्थिति में 145-150 के दायरे में जा सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा। एफसी भारतीय रेलवे के समर्पित वित्तीय शाखा जो 12 दिसंबर 1986 की हुई, रेलवे कंपनी 2021 में प्राथमिक बाजार में 26 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी करके सार्वजनिक रूप से अपनी शुरुआत की और नो डाउट काफी अच्छा रिटर्न यहां पर बनता नजर। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भी बात करें तो आईआरएफसी के शेयरों में 2025 में अब तक 16% और एक साल में 30% की गिरावट रही और 2 और 3 सालों में रेलवे के शेयरों में करीब 165 से 485% की बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिली। स्टॉक की चालू कीमतों पर भारतीय रेलवे विनिगम लिमिटेड आईआरएफसी का अगर बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 1.6 लाख करोड़ रुपए है। हाल ही के दिनों में रेलवे कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में 2 बड़े अपडेट भी दी, जिसमें हमने देखने के लिए मिला जो कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स पर हमने बात की लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है 14 अगस्त लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग और आउटलुक में भी संशोधन करते हुए स्थिर से पॉजिटिव कर दिया गया है। और नवरत्न रेलवे कंपनी यानी कि अंगुला सुगींदा रेलवे लिमिटेड ASRL के साथ रीफाइनेंस की बड़ी डील की घोषणा हुई। 2539 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग करेंगी। रेलवे लिमिटेड को रेलवे मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से 2009 में SPV के रूप में शुरू किया गया। अंगुल सुगींदा रेलवे ओडिशा में एक महत्वपूर्ण 113.4 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन का संचालन करती है जो खनिज वाले क्षेत्रों को प्रमुख कोयला, इस्पात और बिजली और बंदरगाह केंद्रों से जोड़ती है। ईटी नाउ स्वदेश एनालिसिस मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले ने इसको राय देते हुए जून से ही स्टॉक जो सुस्ती के मोड में है और कोई मेजर ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिला। 12 मई को स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था स्टॉक में, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। अभी स्टॉक उन्हीं लेवल्स को वापस इनके द्वारा जो लेवल्स दिए गए हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए, जो कि फिलहाल जो आपको पता ही है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। कि मैम अकॉर्डिंग टू पी रेशियो सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगे हैं। अगर समझे तो मीडियम में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर समझे पावर फाइनेंस और रेक लिमिटेड से तो कहीं ना कहीं 10 से ऊपर पी जो है कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूएशंस जो है अभी भी महंगे हैं। अगर पी रेशियो के अकॉर्डिंग समझने की बात करें तो दैट मीन वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग अभी भी स्टॉक थोड़ा महंगा। लेकिन अगर इसके अगले पॉइंट को समझें तो वो पॉइंट है कंपनी के बैक टू बैक क्वार्टर के रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आते नजर आ रहे हैं। दैट मीन कहीं ना कहीं कंपनी ने नवंबर 2024 में कहीं ना कहीं 6900 का प्रॉफिट बनाया था और जून में 6700 से 66 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में भी 723 करोड़ की सेल्स यहाँ पर प्रॉफिट सेल्स रही। और अब इस बार कंपनी की सेल्स में एक बड़ा जंप देखने के लिए मिला। और अगर प्रॉफिट की बात करें के लिए तो 1740 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को फिलहाल इस क्वार्टर में बनता नजर आया है। और उसके अलावा भी कंटिन्यूसली कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है। और दुबे जी ने काफी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि मैंने आगे वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, उनको भी आप समझेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा। मतलब अगर देखें अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको एक बड़ा अच्छा सिनेरियो जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। हो सकता है अभी मार्केट में थोड़ा फॉल हो। अगर 20 रुपये भी निवेश करने हैं तो 10-10, 5-5 करके यहाँ पर 5-6 बार में जैसे निवेश करें, 100 रुपये भी निवेश करने हैं तो 20 बार में निवेश करें। थोड़ा थोड़ा जो है 2-2, 4-4 पॉइंट गिरने पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहे, एक नीचे वाले लेवल पर स्टॉक आपके एक्यूमुलेट भी होगा और लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप ये बात करें कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दुबे जी की कहीं स्टेटमेंट्स पर बात करें तो वो भी स्टेटमेंट्स दिखाती हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पर एक अच्छा कंपनी बिल्ड होती नजर आएगी। तो इन फ्यूचर यहाँ पर पॉइंट जो है कि कंपनी बिजनेस के लिए यहाँ पर बढ़िया है। सेकंड क्या चाहिए? सेकंड चाहिए गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे पर होता रहे, तो रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा जो है सिनेरियो इन फ्यूचर एक बार फिर से देखने के लिए मिल। ईयर ऑन ईयर देख ले तो भी कंपनी की सेल्स में एक अच्छा जंप है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। नो डाउट अगर आप यहाँ पर लास्ट जो है
2025 में कंपनी की अगर आप यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 2024 में इस दोनों में कोई सेल्स में बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में आपको एक जंप देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात कर लें तो कहीं ना कहीं कंपनी का रिजर्व में भी रेगुलर हमें जंप होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जंप है ये कंपनी रिजर्व अगर अच्छा पड़ा हो किसी कंपनी के पास तो डिविडेंड बोनस जैसी चीजें देनी कंपनी के लिए आसान बात रहती है। वहीं अगर मेन पॉइंट को समझे तो अगर आप एफआई और डीआई की होल्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी होल्डिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। पब्लिक का काफी अच्छा स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर्स में कुछ फॉल हमें होता है यहाँ पर नजर आया है। कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझे तो एक अच्छा एफआईडीआई का स्टेक बना हुआ है, पब्लिक का स्टेक बना हुआ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है। जल्द ही मेट्रो परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक का वित्त पोषण करेगी। भारतीय रेलवे के लिए समर्पित गैर एनबीएफसी कंपनी भारतीय रेलवे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी भारतीय रेलवे वित्त निगम या आईआरएफसी और मेट्रो प्रणाली के लिए रोलिंग स्टॉक खरीदने को वित्त पोषित पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के मुख्य वित्त पोषण से विविधता लाना है। आईआरएफसी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार दुबे ने ईटी इंफ्रा रेल शो में मुख्य भाषण में कहा है कि हम मेट्रो रेलवे परियोजना में से एक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कगार पर हैं, जहां हम पहली बार उनके रोलिंग स्टॉक को उसी तरह से वित्त पोषित करने जा रहे हैं जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए कर रहे हैं। आईआरएफसी ने पारंपरिक रूप से भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों की खरीद को वित्त पोषित किया है। तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर अपडेट दुबे जी द्वारा दी गई। और तो और दुबे ने बताया है कि देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट देखने के मिले जो मैंने 7,000 करोड़ के करीब आपको पहले भी बताए भी हैं 2-4 दिन पहले वीडियोस में, जिसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, रैपिड रेल सिस्टम भी शामिल है और सालाना 4 लाख से 5 लाख करोड़ की वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसमें आईआरएफसी वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। मिल सकता है और यहां पर देखिए बड़े से बड़ा एक से एक समझौते करने के कगार पर है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आईआरएफसी के पास। समझे तो क्या है, अगर एज पर चार्टर की बात करें तो कंपनी जो रेलवे से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे रेलवे का कोई आगा है चाहे पीछा है ना, तो जो रेलवे से संबंध है आगे पीछे, तो वहां पर भी कंपनी अपना हाथ जो है, अपना फंड जो है दे सकती है। और फिर लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स के अदर एमओआर के अलावा भी यहाँ पर एमओआर के अलावा भी कंपनी रिलीज कर सकती है रोलिंग स्टॉक के लिए। और फिर फंडिंग का भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रू जेवी स्टेट के जरिए डेवलप होता नजर आ सकता है। और फिर आने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड सेमी फ्रेट लाइन्स जो है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट आईआरएफसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहाँ पर आईआरएफसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर ली जाए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आईआरएफसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती नज़र आ सकती हैं। और आईआरएफसी आपको पता है ऑलरेडी हस्ताक्षर हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, कोलैबोरेशन हुए हैं राइट्स के साथ, आईएफसीएल के साथ, आरईएमएससीएल, एमएमआरडीए के साथ। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आईआरएफसी के पहले फिलहाल बनी हुई हैं और कुछ यहाँ पर बनी हस्ताक्षर भी हो रखे हैं। यह रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुँचाने की तैयारी नए रेल खंड के लिए किया जा रहा है सर्वे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब सर्वे किया जा रहा है, पहले सर्वे होगा, जगह सिस्टम सारा डिसाइड होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा बजट भी निकाला जा सकता है, जो कि एकदम छोटी वाली बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर एक पॉइंट उठा है कि यहाँ तक तो समझते हैं क्या। अब देखिए यूएसबीआरएल आपको पता है परियोजना जो थी कश्मीर वाली, वो पूरा होने के बाद अब इसे लेह लद्दाख तक आगे बढ़ाने की योजना है। चीन की सीमा के सटे होने के चलते लद्दाख तक ट्रेन सेवा का होना सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और चीन के सीमा विवाद के बीच यहां तक ट्रेन परिचालन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हर मौसम में सेना के लिए परिचालन केंद्र सरकार की प्रमुखता है। और बर्फ से लदे पहाड़, नदियां और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच भी लद्दाख तक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने यूएसबीआरएल के बाद अब इस परियोजना को चुनौती के रूप में लिया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। अब श्रीनगर लद्दाख को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना है और उसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। और इसके पूरा होने से लद्दाख ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरा देश के साथ ट्रेन से जुड़ जाएगा
जो कि एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। लेकिन अभी तक फिलहाल एक सर्वे होता नजर आया है, सो इन फ्यूचर हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर देखने के लिए मिले। ये भी एक अपडेट हमारे लिए कमाल की रहेगी। ऐसा वर्षों में भारत में पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है। एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिम नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे आरबीएनएल और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है और 31 मार्च 2025 तक आईआरएफसी के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि एयूएम थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत एयूएम की बात कही जा रही है, जिसमें से आरबीएनएल और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारणा जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय आईआरएफसी को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे आईआरएफसी बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है। और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो संकेंद्रण का अर्थ है कि आईआरएफसी का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम आईआरएफसी के स्थिर एयूएम में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप आईआरएफसी की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73.8 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए आईआरएफसी ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे दुबे जी ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर एयूएम के साथ आईआरएफसी की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आए हैं वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आईआरएफसी अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में आप। देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्कअप अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ एमओआर के साथ समझौते के तहत, जो रेल मंत्रालय के साथ एमओआर यानी कि समझौते के तहत रेलवे आईआरएफसी को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में एलआईसी की बात कर लें तो आईआरएफसी में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है एलआईसी ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो आईआरएफसी फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए एयूएम पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल
मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। कर लेते हैं यहाँ पर बोनस शेयर्स के बारे में। तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास 10 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी गोल्डाना हाउस के 50 शेयर हैं तो आपको 70 नए बोनस शेयर प्राप्त होंगे, जिसके आपके शेयरों की कुल संख्या 120 हो जाएगी। यानी कि एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि प्रत्येक 5 मौजूदा शेयरों के लिए नए 7 शेयरों का अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के बुक भंडार या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से वित्त पोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 20.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 50.9 करोड़ रुपए हो जाएगी। कंपनी ने 10 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसी तिथि से तय होगा कि कौन से शेयर धारक बोनस शेयर प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी को उम्मीद है कि जो बोर्ड की मंजूरी है उसके मिलने के 2 महीने के अंदर शेयर जमा कर दिए जाएंगे या भेज दिए जाएंगे। तो लक्ष्मी गोल्डाना हाउस लिमिटेड ने 7.5 के अनुपात बोनस की जो है घोषणा की है। प्रत्येक वर्तमान में रखे गए प्रत्येक 5 शेयरों के बदले नए 7 शेयर मिलते नजर आएंगे।